नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हफ्ते की पहली और सबसे बड़ी खबर बनी भारत के द्वारा म्यांमार देश को लाइट वेट टॉर्पीडो सिएना की पहली खेप पहुंचाना। अभी तक तो भारत सिर्फ डिफेंस संबंधी उपकरणों व हथियारों को खरीदता आया है, पर अब यह बदलने लगा है। भारत अब अपने बने हथियारों को दूसरे देशों को बेचने भी लगा है। $37.9 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भारत ने जो सिएना टॉर्पीडो का पहला बैच म्यांमार को भेजा है, इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। सिएना जो एक लाइट वेट कैटेगरी का टॉर्पीडो है, इसका वजन 220 किलोग्राम है और इसमें 50 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है। यह 33 नॉट की स्पीड से 540 मीटर की गहराई तक दुश्मन की सबमरीन्स और जहाजों को नष्ट कर सकता है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, जिसे नाग यानी कि कोबरा के नाम से जाना जाता है, इसके थर्ड जनरेशन के एडवांस्ड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्टिंग के साथ ही इसके यूजर ट्रायल खत्म हो गए हैं। नाग मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के टैंक को हर मौसम में हर हालात में डिस्ट्रॉय कर सके। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। यह फायर एंड फॉरगेट क्लास की मिसाइल है, यानी एक बार दुश्मन के टैंक को निशाना बनाकर इसे छोड़ा गया तो यह हर हाल में उस टैंक को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगी। इसके लिए नाग मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगा हुआ है। समर्स व विंटर्स में कुल 12 ऐसे टेस्ट किए गए हैं और हर बार इस मिसाइल ने अपना काम बखूबी किया है। इंडियन नेवी भी अपनी जरूरतों के हिसाब से एक अति आधुनिक मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट खरीद रही है। नेवी इस 1589 करोड़ रुपए के सैटेलाइट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से खरीद रही है। इसी कीमत में सैटेलाइट को लॉन्च करने का खर्चा, सैटेलाइट की कीमत व ग्राउंड बेस पर सैटेलाइट संबंधी उपकरणों को लगाना शामिल है। इस नए मिलिट्री सैटेलाइट का नाम GSAT-7R है और यह धीरे धीरे नेवी के ही GSAT-7 की जगह लेगा, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। यह मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेवी के वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीन पर मौजूद यूनिट्स के बीच में सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इस सैटेलाइट को भविष्य की सबमरीन्स के साथ भी कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सैटेलाइट को 2020 में लॉन्च किया जाएगा। जहां भारत लगातार अपने सैटेलाइट्स की क्षमता और नंबर्स को बढ़ा रहा है, तो वहीं दुश्मन देश के सैटेलाइट को आकाश में ही डिस्ट्रॉय करने लायक क्षमता भी भारत ने हासिल कर ली है। इसी साल 27 मार्च को भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट टेस्ट को सफलता के साथ अंजाम दिया था। हमारी अगली बड़ी खबर भी इसरो से ही संबंधित है। भारत चंद्रयान 2 नाम से एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर भी है, जो चांद के शैडो वाले इलाकों में वाटर आइस की खोज करेगा। यह अभियान सफल रहने पर भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद तक पहुंच पाया है। इससे पहले 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को चांद पर भेजा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ज्यादा खोजबीन करने के लिए लंबे समय तक काम करने लायक रोवर नहीं था। चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन अंतिम समय में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसे रोकना पड़ा। अब चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। यह लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट कितने काबिल हैं, जो इतने कम समय में और इतने लिमिटेड बजट में भी ये कारनामा कर सकते हैं। बात करते हैं फाइटर जेट्स की, तो भारत जो MMRC डील के माध्यम से 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है, उसमें अमेरिका अपने F-21 को बेचने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। F-21 कोई नया फाइटर जेट ना होकर पुराने F-16 में थोड़े बदलाव करके एक नए नाम से यानी कि F-21 के नाम से इंडिया को पेश किया जा रहा है।
इसमें नया कॉकपिट लगाया गया है और फाइटर जेट की बैक यानी कि पीठ पर भविष्य में नए उपकरणों को लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। साथ ही ज्यादा मिसाइल्स को कैरी करने के लिए ट्रिपल लॉन्चर को भी लगाया गया है, जो एक ही पाइलोन पर एक नहीं बल्कि 3-3 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। हालांकि F-16 या कहें F-21 इसको बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक भी F-21 को अभी तक नहीं बनाया है। सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इंप्रेस करने के लिए उन्हें F-21 के सिमुलेटर पर F-21 के अनुभव को समझने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सिमुलेटर पर F-21 चलाने वाले ज्यादातर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इसमें कुछ खास नहीं लगा। भारत F-16 के 40 साल पुराने डिजाइन को खरीदेगा, इसकी संभावना काफी कम है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन अपनी सरकार के माध्यम से खूब दबाव डलवा रही है। इसको नापसंद करने की एक बड़ी वजह पाकिस्तान के पास भी F-16 का होना है। MMRCA डील के लिए अमेरिकी बोइंग कंपनी भी अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट को पेश कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स का झुकाव फ्रांस के राफेल की तरफ ज्यादा है। फाइटर जेट्स की खबरों में रशियन Su-57 भी है। Su-57 रशिया का एक बेहतरीन लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। हालांकि यह अमेरिका के F-22 और F-35 जितना स्टेल्थी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से यह F-35 से कहीं आगे है। Su-57 को भारत और रशिया मिलकर बना रहे थे और Su-57 में कई भारत संबंधी बदलाव के बाद इसे FG-FA बनना था, जिसे इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करती। लेकिन कीमत, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी व इंजन संबंधी कई मुद्दों पर बात बिगड़ गई और भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। अब रशिया फिर से लगातार भारत को मनाने में लगा हुआ है कि वह Su-57 प्रोजेक्ट में फिर से साथ आ जाए। रशिया को लग रहा है कि भारत की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है और इसीलिए भारत उसकी बात व उसकी शर्तों को मान जाएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार साफ कह दिया है कि वह पहले Su-57 के सीरियल प्रोडक्शन होने व रशियन एयरफोर्स में इसकी स्क्वाड्रन के शामिल होने का इंतजार करेगी और उसके बाद ही भारत संबंधी बदलावों के साथ इसे खरीदने पर विचार करेगी। फिलहाल भारत अपने खुद के 5th जनरेशन के एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। बात करें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी टर्की ने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया है और इसका पहला बैच टर्की पहुंच भी गया है। टर्की अमेरिका के F-35 प्रोग्राम का एक अहम पार्टनर था और F-35 के कई हिस्से, कई पार्ट्स को बनाता था। लेकिन S-400 ले लेने के बाद अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। हालांकि टर्की ने साफ कह दिया है कि उसे S-400 की जरूरत है और वह अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर है, इसीलिए वह इसे खरीद रहा है और वह किसी भी सूरत में S-400 की खरीद से पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिन पहले ही पेरिस में हुए एयर शो में टर्की ने अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोजेक्ट यानी कि TFX को भी प्रदर्शित किया था। माना जा रहा है कि टर्की को F-35 की परफॉर्मेंस पर ज्यादा विश्वास नहीं था, इसलिए वह खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है पर्शियन गल्फ में ईरान व अमेरिका के बीच हालात लगातार गंभीर होते हुए लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, जहां अमेरिका ने ईरान के साथ पहले हुए एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट को तोड़कर ईरान पर कच्चा तेल नहीं बेच पाने संबंधी कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और दबाव बनाने के लिए 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ईरान के नजदीक भिजवा दिया है। तो वहीं ईरान भी दबना नहीं चाहता है और उसने अमेरिका के एक बहुत महंगे जासूसी ड्रोन RQ-4A ग्लोबल हॉक को मार गिराया है। साथ ही अभी हाल ही में ब्रिटेन के झंडे वाले एक बड़े ऑयल टैंकर शिप को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ना अमेरिका और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत प्रदर्शित कर रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान लगातार भारत के साथ एक हथियारों की रेस कर रहा है और इसी कड़ी में वह टर्की से 30 T-129 ATA के हेलीकॉप्टर खरीद रहा था।
यह अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर की तरह ही काफी अच्छा और काफी पावरफुल माना जाता है। पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन डॉलर की डील भी टर्की के साथ साइन कर ली थी, लेकिन टर्की और पाकिस्तान दोनों के लिए ही बुरी खबर तब आई जब अमेरिका ने टर्की द्वारा S-400 खरीदने के फैसले से नाराज होकर इस हेलीकॉप्टर में लगने वाले अमेरिकी इंजन CTS-800 को देने से मना कर दिया। इसी वजह से इस ATA हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गई है और अब यह पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान को रशिया से भी झटका लगा है। पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए एडवांस्ड AK सीरीज की 50,000 राइफल्स को रशिया से खरीदना चाहता था, लेकिन रशिया ने इंडिया के दबाव में इसे पाकिस्तान को बेचने से मना कर दिया है। अंतिम खबर में बात करते हैं भारत की 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की। भारत इसके जमीन से और जहाज से लॉन्च होने वाले वेरिएंट के बाद इसके सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाले वेरिएंट पर काम कर रहा था। इसी ब्रह्मोस के एयर वर्जन का फिर से सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही ब्रह्मोस के एयर वर्जन ने 90 डिग्री के एंगल में स्टीप डाइव लगाने की कैपेबिलिटी को भी प्रदर्शित किया। भारत इसकी रेंज को 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर भी करने जा रहा है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।